नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृति माथुर, ओम नेत्रालय, वाराणसी, इंडिया से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल आँख कैसे काम करती है, मोतियाबिंद की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसका क्या इलाज किया जा सकता है और ऑपरेशन के बाद क्या क्या परहेज रखे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये एक नॉर्मल आँख है। इसमें सबसे आगे कॉर्निया या फिर जिसको काली पुतली बोलते हैं वो होता है। उसके पीछे आइरिस या फिर भूरी झिल्ली होती है। उसमें जो उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसको प्यूपिल कहते हैं। उसके पीछे एक क्लियर लेंस होता है और उसके पीछे यहाँ पर पर्दा होता है। अब जो भी रोशनी यहाँ कॉर्निया पे पड़ती है, कॉर्निया से प्यूपिल से होते हुए लेंस पे पड़ती है। अब लेंस से पीछे फोकस जब पर्दे पे होती है उसके बाद हमें साफ दिखाई देता है। अब ये जो क्लियर लेंस है ये भी प्रोटीन का बना होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस प्रोटीन में डीनेचुरेशन होने लगता है, तो उसकी वजह से लेंस में सफ़ेदी आने लगती है। अब ये मोतियाबिंद दो तरीके से हो सकता है। किसी किसी में ये मोतियाबिंद किनारे पर से शुरू होता है, बीच का रास्ता साफ रहता है। तो जब प्यूपिल से रोशनी लेंस पे पड़ती है तो पीछे पर्दे पे फोकस हो जाती है। आगे चश्मे का नंबर बदल बदल के काफ़ी समय तक काम चल जाता है। लेकिन जब यही मोतियाबिंद बीचों बीच शुरू होता है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, तो जब ये बीचों बीच मोतियाबिंद होने की वजह से रोशनी प्यूपिल से जब लेंस पे पड़ती है तो पीछे बहुत पर्दे पे अच्छी रोशनी फोकस नहीं हो पाती है। और ऐसे में जब आप धूप में जाते हैं तो भूरी झिल्ली बिल्कुल सिकुड़ जाती है, केवल मोतियाबिंद वाला हिस्सा बचता है। जब मोतियाबिंद वाले हिस्से पे रोशनी पड़ती है तो उसकी वजह से एकदम चमक चौंध लगने लगती है, धूमिल लगता है। और जब आप थोड़ा सा अंधेरे में जाएंगे या फिर कम रोशनी जब होगी तो भूरी झिल्ली थोड़ी सी फैल जाती है। तो मोतियाबिंद के जो बगल का हिस्सा होता है वहाँ से लेंस पे से होते हुए पीछे पर्दे पे फोकस हो जाता है, तो उस वजह से अंधेरे में या कम रोशनी में थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। और अगर इस स्थिति में इलाज नहीं किया गया तो फिर पक के मोतियाबिंद ऐसा सफ़ेद हो जाता है। जब ये मोतियाबिंद पूरा सफ़ेद हो जाता है तो प्यूपिल से होते हुए कॉर्निया लेंस पे पड़ता है, और लेकिन लेंस से पीछे बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है पर्दे पे। तो ऐसी स्थिति में मरीज़ को या तो केवल हाथ भर हिलते हुए दिखाई देता है या फिर मरीज़ केवल रोशनी पकड़ पाता है। इसको ठीक करने का एक ही इलाज है कि इस मोतियाबिंद वाले लेंस को हटाया जाए और दूसरा लेंस आँख में लगाया जाए, जिसको आर्टिफिशियल लेंस या फिर इंट्राओक्यूलर लेंस भी बोला जाता है। तो जब ये आर्टिफिशियल लेंस आँख में जाएगा, फिर से कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल से होते हुए लाइट लेंस पे पड़ेगी, फिर लेंस पे पड़ने के बाद वापस पर्दे पे फोकस हो जाएगा, तो फिर मरीज़ को फिर से दिखाई देने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष माथुर, और अब हम लोग जानेंगे कि आज के ज़माने में कौन कौन से ऑपरेशन मोतियाबिंद के लिए हम लोग करते हैं। तो संभवतः दो ही तरह के ऑपरेशन हैं, जिसमें पहला है मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, जिसमें हम लोग यहाँ पे 5 से 7 मिलीमीटर का चीरा लगाते हैं और उस चीरे से ये पूरा का पूरा लेंस एक साथ बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक ये नया लेंस यहाँ पे लगा देते हैं। और दूसरा जो सबसे आधुनिक अब फेको इमल्सिफिकेशन विधि आ गई है, जिसमें मात्र 2.2 मिलीमीटर से 2.8 मिलीमीटर के मात्र छोटे से छेद से ही हम लोग मोतियाबिंद को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और मशीन, फेको की मशीन द्वारा उसको सक कर लेते हैं। और इतने ही छोटे पेन में से वो जो लेंस होते हैं, अति आधुनिक लेंस, वो मुड़े हुए होते हैं, आँख के अंदर जाते हैं और वो खुल जाते हैं। तो पहले के ज़माने में या आज भी कई लोग ये मानते हैं कि मोतियाबिंद को पूरा पक जाने देना चाहिए, तभी इसका ऑपरेशन सफल होता है। अब ये धारणा बिल्कुल गलत है। पहले के ज़माने में जब पूरा पूरा मोतियाबिंद एक साथ बाहर हम लोग खींच के निकालते थे तो बोला जाता था मोतियाबिंद को पूरा पक जाने दो, तो उसको पकड़ के खींचना आसान हो जाता है। लेकिन अब जो हम लोग अत्याधुनिक ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड एनर्जी के द्वारा वो जो मोतियाबिंद होता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और फिर एनर्जी के द्वारा ही उसको हम लोग सक करके बाहर निकालते हैं। तो जितना मोतियाबिंद सॉफ्ट होगा उतना आसान होगा हम लोगों को ऑपरेशन में, और उतनी ही एनर्जी हम लोग को आपके आँख के अंदर कम डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं आँख के वो भी आपके काफ़ी सेफ रहते हैं। तो आज के ज़माने में ये बोला जाता है कि जब आप अपना नॉर्मल काम करने में आपको दिक्कत हो रही है, चश्मे से बहुत आराम नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को अपने आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए।
अब दूसरा सवाल आता है कि ऑपरेशन तो कर दिया, मोतियाबिंद भी निकाल दिया, लेकिन अब आँख में किस प्रकार का हम लोग लेंस लगवाएं। तो इसके लिए भी कई प्रकार के ऑप्शंस आप लोग के पास होते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा छोटे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसका मटेरियल, तो पहले जो हम लोग लेंस लगाते थे वो PMMA मटेरियल के होते थे, जो कि काफ़ी कड़े होते थे और शीशे की तरह हार्ड होते थे। तो जितना बड़ा लेंस उतना बड़ा चीरा लगा के हमको आँख के अंदर लेंस नया डालना पड़ता था। अब जो नए तरीके के लेंस हैं वो आपके एक्रिलिक मटेरियल के आते हैं, जो कि वो इतने मुलायम होते हैं कि वो पूरा मुड़ के एकदम छोटे हो जाते हैं और 2.2 मिलीमीटर के छोटे से छेद से ही उसको अंदर हम लोग भेज देते हैं और वो आँख के अंदर जाके खुल के अपना नॉर्मल साइज ले लेते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में देखना चाहेंगे तो ये आपका जो है लेंस है इतना सूक्ष्म होता है, जो ये आपकी आंखों के अंदर जाके आपकी आंखों का रोशनी का काम करता है। अब लेंस के कई प्रकार भी होते हैं। तो पहली खासियत लेंस में हाइड्रोफिलिक लेंस है या हाइड्रोफोबिक लेंस है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये जो आपका नॉर्मल लेंस होता है ये आपका एक बैग में ऐसे बंद होता है। तो जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं बाहर से तो इस बैग को खोलते हैं और उसमें से ये लेंस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और जो पीछे बैग का हिस्सा बचता है उसी में हम आपका ये नया लेंस लगाते हैं। तो आपने सुना होगा कि ऑपरेशन के बाद लेंस के पीछे की जो झिल्ली है वो सफ़ेद हो गई। तो ये सफ़ेदी क्या होती है, तो यही जो पीछे आपका जो बैग होता है यही समय के साथ साथ धीरे धीरे करके सफ़ेद होने लगता है। तो पर्दानुमा एक पीछे बन जाता है, जिस वजह से लेंस तो आपका काम अच्छा कर रहा है, लेकिन पीछे पर्दे की तरह बनने की वजह से रोशनी पूरी पर्दे पे जा नहीं पाती, इसलिए आपको कम दिखता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक जो नए लेंस हैं ये आपकी झिल्ली पे जाके एकदम अच्छे से फिट हो जाते हैं, जिस वजह से ये झिल्ली के आने की संभावना 90 से 95% तक कम हो जाती है। दूसरा फायदा होता है एस्फेरिक लेंस का। अब एस्फेरिक लेंस में क्या होता है, जो स्फेरिकल लेंस होते हैं उनमें जो पहले बनते थे उसमें ये केवल बीच के हिस्से से ही वो काम करते थे। तो जब आप धूप में है या अच्छी रोशनी में है, भूरी झिल्ली आपकी सिकुड़ के छोटी है तो केवल बीच में लेंस का हिस्सा काम करता है, तो आपका काम अच्छा चल जाता है। लेकिन जब शाम होती है या जब अंधेरा होता है तो भूरी झिल्ली आपकी थोड़ा सा फैल जाती है, जिस वजह से जो आपके ये किनारे का लेंस का हिस्सा है इसको भी काम करना ज़रूरी है। तो जो एस्फेरिक लेंस होते हैं वो पूरे के पूरे अपने ऑप्टिक के पार्ट में पूरा अच्छे से काम करते हैं। तो दिन हो चाहे रात हो आपको आराम रहता है, रात में गाड़ी चलाने में भी काफ़ी हद तक आराम रहता है, चमक चौंध भी आपकी बहुत कम हो जाती है। जो तीसरी ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है यूवी फिल्टर। तो अल्ट्रा वायलेट रेस को फिल्टर करने के लिए जो लेंस होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो ओरिजिनल लेंस है वो आपकी जो धूप की रोशनी में जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उससे आपको बचा के रखता है। तो ये भी जो नए लेंस आ गए हैं ये भी आपकी आँख को उससे बचा के रखते हैं। अब तो जब भी आप लेंस के बारे में अपना मन बनाते हैं तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। लेंस आपका हाइड्रोफोबिक हो, दूसरा आपका लेंस एस्फेरिक हो, और तीसरा आपका लेंस यूवी प्रोटेक्शन भी दे। अब जो आपके आँख की रोशनी होती है जब आप 25 साल 30 साल के होते हैं तो वो 3 तरफ फोकस रखती है, दूर, इंटरमीडिएट और पास, जिसमें रीडिंग के लिए काम आता है। तो हमारे पास लेंस भी अब कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला लेंस होता है जिसको मोनोफोकल लेंस कहते हैं। ये वो लेंस है जो जिससे हम आपकी एक रोशनी को अच्छा कर सकते हैं, और अधिकांश हम लोग आपकी दूर की रोशनी को अच्छा कर देते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए फिर आपको चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरे प्रकार के लेंस होते हैं जिसको हम लोग मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये बहुत सारी रिंग्स बनी होती हैं। तो रिंग्स की वजह से हम आपकी रोशनी को दूर के लिए भी फोकस कर सकते हैं और पास के लिए भी फोकस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। और अगर दूर भी, इंटरमीडिएट और पास की रोशनी को भी फोकस कर लें तो उसको हम लोग ट्राईफोकल लेंस कहते हैं। तो इन लेंसेज की खासियत तो बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल आँख को काफ़ी हद तक मिमिक कर लेता है, लेकिन क्योंकि इसमें रिंग बनी है तो जब आप रात में गाड़ी चलाएंगे तो इन रिंग्स पे रोशनी पड़ती है और वो रोशनी थोड़ा फैलती है, जिस वजह से आंखों में आपको ग्लेयर एंड हैलोस दिखते हैं, थोड़ी रोशनी फैलती है। तो ये लेंस सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अधिकांश जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो रिटायर्ड लोग होते हैं या जिन लोगों को रात में बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी होती है, ये उनके लिए बहुत अच्छे लेंस हैं।
पर क्योंकि इसमें रोशनी बढ़ जाती है, कुछ रोशनी आपकी दूर के लिए फोकस होती है, कुछ रोशनी आपकी पास के लिए, कुछ इंटरमीडिएट के लिए, तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो इस लेंस पे थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब जितना ब्राइट और चमक आपको मोनोफोकल लेंस में दिखेगी, उतनी ब्राइटनेस आपको इन लेंसेज में नहीं दिखती है। अब तीसरे तरह के लेंस हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिनको हम लोग ईडॉफ लेंस कहते हैं, जिसमें एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस कहते हैं। इसमें आपको दूर की रोशनी और इंटरमीडिएट रोशनी लगभग 70 सेंटीमीटर के आगे की पूरी रेंज आपको बहुत साफ दिखती है। इन लेंसेज का फ़ायदा ये होता है कि आपको गहराई बहुत अच्छी समझ में आती है, और इन लेंसेज में रिंग नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग गाड़ी भी चला सकते हैं रात में और बहुत आराम रहता है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके स्पीडोमीटर पे क्या लिखा है वो चीज़ें आपको साफ दिखेंगी। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो शेल्फ में क्या रखा है, बिस्तर पे क्या रखा है, घर के कमरे में अगल बगल चीज़ें क्या रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा साफ दिखती हैं। तो आजकल अधिकांश लोग यही एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस को ही प्रेफर करते हैं, जिन लोगों को खास करके ड्राइविंग करनी है या रात में गाड़ी चलानी है। अब इन सभी लेंसेज में एक टोरिक वर्जन भी आता है। टोरिक लेंस का क्या मतलब है? तो ये आपकी काली पुतली है, ये बिल्कुल गोल होती है। तो अगर इस काली पुतली में सिलेंडर का नंबर है तो हम लोग जो भी फेको से विधि से ऑपरेशन करते हैं उसका फ़ायदा यही होता है कि हम लोग आपके काली पुतली के गोल आकार को उतना ज़्यादा गोल रख पाते हैं। लेकिन अगर काली पुतली में पहले से ही चश्मे का नंबर है तो उसको हम लोग केवल दूरबीन विधि करके ऑपरेशन करके उसको ठीक नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये टोरिक लेंस आते हैं, इसमें आप ये 3 डॉट देखेंगे। तो जिस भी कोण पे आपका ये सिलेंडर का नंबर ज़्यादा है, ये उसी कोण पे ले जाके हम आपकी आँख के अंदर इसको सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर चश्मे का नंबर आपका सिलिंड्रिकल पावर ज़्यादा है तो उसको हम लोग काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस तरह के टोरिक लेंसेज आपको मोनोफोकल में भी मिलते हैं और मल्टीफोकल में भी और ईडॉफ में भी मिलते हैं। तो ये सारे लेंस के ऑप्शंस आपके पास हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे लेंस सबके लिए ठीक नहीं है। तो आपके लिए, आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस बेस्ट है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर के साथ बैठिए, अच्छे से डिस्कस करिए और फिर जो बेस्ट लेंस आपकी आँखों के लिए है उसको आप चूज़ करिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ऑपरेशन के 15 दिन बाद तक आपको गर्दन के नीचे से नहाना है। चेहरा साफ करना है तो साफ कपड़ा गीला करके आंख बंद करके आप चेहरा पोंछ सकते हैं। बाल धोना चाहते हैं तो आप सीधे लेट जाइए, यहाँ पे साफ कपड़ा रख के कोई पीछे से बाल धो दे, पानी पीछे गिर जाए। 15 दिन के बाद आप अपने से अच्छे से साबुन लगा के सिर पर से नहा सकते हैं। आँख में पानी जाए जाने दीजिए, साबुन जाए जाने दीजिए, अच्छी बात है, आँखें साफ होंगी। बस नहाने के बाद आँखों को मलना नहीं है, हल्के हाथों से आँख बंद करके साफ कपड़े से धीरे से पोंछ लेना है। काला चश्मा आपको 1 हफ्ते तक बराबर लगा के रखना है, लेकिन अगर आप घर पे कमरे में आराम कर रहे हैं, आँख बंद करके लेटे हैं, दिन में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं, तो आप अपना ये चश्मा हटा सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद घर के अंदर भी आपको काला चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप घर से बाहर निकलिए धूल गर्दे में, धूप में, धुएं में, तब आप काला चश्मा लगाइए, या घर में जब साफ सफाई झाड़ू पोछा लग रहा है तब आप अपना चश्मा लगा सकते हैं। ऑपरेशन के अगले ही दिन से आप जिस करवट चाहे उस करवट सो सकते हैं, आप सीधे चाहे सीधे सो सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। आँखों की जब भी सफाई करनी होती है, जो भी आपकी आँख की सफाई करेगा अपना हाथ पहले साबुन से धो लेगा। आजकल स्टेराइल वाइप्स आने लगे हैं, कॉटन की तरह होते हैं, स्टेराइल होते हैं, उनको अपने हाथ में लेना है। मरीज़ अपनी आँख बंद करेगा, केवल अंदर से बाहर पलकों की सफाई करनी होती है और उस कॉटन को फेंक देना होता है। अब आप जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, आप ऑपरेशन के अगले दिन से ही आराम से खा सकते हैं। बस कुछ सावधानियां जो शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन लोगों को ध्यान रखना है। वो अपनी जो भी रेगुलर डाइट खाते हैं शुगर बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उनको वही चीज़ें अपनी खानी है, कुछ नया नहीं करना है। अच्छा, आगे झुक के कोई भारी सामान नहीं उठाना है। घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आगे झुक के सीधे नहीं उठाना है। अगर आप नहाने जा रहे हैं तो बाल्टी कोई जगह पे रख दे, आप जाके नहा सकते हैं। जो भी दवाइयाँ, आई ड्रॉप्स या खाने की दवाइयाँ आपको मिलती हैं उसको नियमित रूप से जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको समझाते हैं उस तरह से आपको उसको डालना है। रेगुलर फॉलोअप में जैसे जैसे आपके डॉक्टर, आपके सर्जन आपको बुलाते हैं उस हिसाब से आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलते रहना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे।
अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन पे नीचे लिख सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।